नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मामूली विवाद पर एक ठेला चालक को मार दी गई गोली। अपराधियों की दुस्साहस से शहरवासियों में भय का माहौल। बात बात पर किसी को भी मार दे रहे हैं गोली। पत्रकार राजदेव हत्याकांड में दर्ज हुई सीबीआई के एएसपी की गवाही। मामले में आरोपितों पर चल रही है ट्रायल। और अक्षत पूजित कलश मुजफ्फरपुर पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बात बात पर अपराधी गोली मार दे रहे हैं। आम हो या खास, इन्हें किसी की परवाह नहीं है। कभी भी किसी पर भी अपने बंदूक का ट्रिगर दबा देते हैं। इस बार तो एक ठेला चालक को गोली मार दी। घटना सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड बालूघाट ढलान की है। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल मीनापुर निवासी रामबाबू महतो को बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गोली रामबाबू के दाहिने पैर में लगी है। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। घायल ठेला चालक रामबाबू महतो ने बताया कि वह 0 माइल से ठेला पर सामान लाकर बालूघाट में अनलोड किया। वापस जाने के क्रम में एक बाइक से उनका ठेला टकरा गया। इतने में बाइक सवार अपराधी ने कमर से पिस्तौल निकाली और पैर में गोली मार दी। गोली लगने के बावजूद रामबाबू ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ में नहीं आए। सिकंदरपुर ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार ने बताया कि रोड रेज का मामला है। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। पूरी बात है, जब हम 0 माइल से माल गिरा के आ रहे थे तो कहाँ हुआ जो वो जंगली माया स्थान हो गया, एक रास्ता निकलता है गोला पर। हम उस रास्ता में घुमा दिए गाड़ी। जैसे 3-4 मकान आगे गए, 2 आदमी नया मोटरसाइकिल से 2 नौजवान, और कहा हुआ हमारे गाड़ी के आगे कहा हुआ रोका, उसमें चक्का सट गया। उसने कहा हुआ हमको कहा हुआ एक आदमी पीछे, हम कहें ये ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, बीच रास्ता पे खड़ा कर दिया। एक आदमी पीछे से उतरा, हमको पकड़ लिया। एक आदमी ने अपना पॉकेट से पिस्टल निकाला और कहा हुआ गोली मार दिया। क्या गोली चलाया? एक गोली चलाया। तो चिल्लाए नहीं? हम बहुत चिल्लाए। एक आदमी घर से बाहर निकला और फिर कहा हुआ जब गोली चलाया तो आवाज़ सुना तो कहा हुआ वो अंदर घुस गया, और इधर उधर से आदमी झाँका भी तो कहा हुआ कोई मेरे नज़दीक नहीं है। हम उसको पकड़ने की कोशिश किया एक आदमी का, लेकिन 2 आदमी था वो। हाँ, नहीं तो हम उसको बैग टांगा हुआ था वो अपना ना पीठी पर, हम उसको छीनने की कोशिश किया, लेकिन वो कहा हुआ है जो हमको। कौन गाड़ी से था हम लोग लेके थे? गाड़ी मोटरसाइकिल था, काला रंग का था, लेकिन उसका कहा हुआ जो हम ढकल था, खुलल था ना, हेलमेट लगाया हुआ था। एगो का तो थोड़ा सा चेहरा पहचान में हल्का है, लेकिन उसको हेलमेट वाला का भी हम चेहरा हल्का सा पहचान है। और अगर कैमरा अगर लगा होगा वहाँ तो हम उसका चेहरा पहचान सकते, क्योंकि हम उससे बक झक भी कर रहे थे, पकड़े हुए थे उसको। हाँ, उसको हम बैग छीनने की कोशिश किया, हमने उसको पकड़े हुए थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे जब देखा हो ये चोर चोर हमारा पैसा छीने थे, मारे थे, लेकिन गोली मार दिलक। लेकिन कोई कहा हुआ जो मेरे नज़दीक में नहीं है। डरे नहीं है? नहीं, डरे नहीं है। गोली चला दे। आप तो हिम्मत वाला काम किए, पकड़ने का प्रयास किए। बहुत, हम तो उसको कहा हुआ जो अकेले रहता था हम खैर नहीं छोड़ते उसको। हाँ, कितना दिन से ठेला चला रहे हैं? ठेला तो हम बहुत दिन से चला रहे हैं। क्या है मामला पूरा? हाँ, दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास गश्ती गाड़ी द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बालूघाट ढलानी के पास एक ठेला चालक को एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार दिया गया है, जिसे पैर में गोली लगी है। और तत्पश्चात सूचना पर वहां पहुंचे, गश्ती गाड़ी पहुंची थी, उसके सहयोग से
जब वहाँ देखा गया तो उसके पैर में गोली लगा हुआ था। तो उससे पूछताछ के क्रम में ये हुआ कि वो ठेला चालक है और 0 माइल से वो माल खाली करके वो पुरानी बाज़ार की ओर लौट रहा था। लौटने के क्रम में ही उसके ठेला के आगे एक मोटरसाइकिल वाला आया और मोटरसाइकिल उसके ठेला के आगे लगा दिया, जिस पर ठेला चालक द्वारा बताया गया कि जब उसको हमने मना किया कि इस तरह से बाइक क्यों चला रहे हो, तो हम एक पीछे बैठा युवक हमें आकर पीछे से पकड़ लिया और आगे जो युवक था वो हमारे ऊपर गोलीबारी कर दिया, जिससे उसके पैर में गोली लगी। आगे इसमें क्या कुछ कर रहे हैं? आगे फुटेज दिखाया जा रहा है, फुटेज देख के आगे प्रक्रिया की जा रही है। रोड रेज का मामला लग रहा है जी, रोड रेज का मामला लग रहा है। रोड रेज, हाँ, अभी तो जांच चल रही है। रैपिड एक्शन और रिस्पांस टीम बनने के बावजूद मुजफ्फरपुर में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि सोमवार को जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 451 हो गई है, जिसे लेकर प्रभावित क्षेत्र में लगातार फॉगिंग करवाने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में डेंगू चिकनगुनिया का केस 451 के पार हो गया है और 1 दर्जन नए केस मिलने के बाद जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 451 हो गई है। जिले के मुशहरी, बोछा, कांटी और मीनापुर में डेंगू के सबसे अधिक केस सामने आए हैं। 451 केसेस हैं अभी डेंगू के और 4 केस जिसमें चिकनगुनिया के जो आए थे, जिसमें 2 में डेंगू भी है और चिकनगुनिया भी है। तो इस तरह से 451 प्लस 2 453 453 केसेस टोटल हैं। उस दिन जो आया था मेरे पास 9 केस का आया था और कल संडे की वजह से केस जांच कम हुआ। 1 केस अभी पॉजिटिव होकर आया है जो बोछा का निकला है। और किन किन प्रखंडों से हैं? और टोटल देखिएगा तो पहले से और आई में भी 23 केस निकल चुका है। सबसे ज़्यादा केस मुसहरी में निकले हैं जो 130 हैं। उसके बाद फिर आपको कांटी में निकला है। 16 प्रखंड अमूमन आपके डेंगू के केसेस हैं। 2-4 भी हैं। मोड़ोल में जैसे 1 ही केस था। बांद्रा में 4 केस हो गया है, वहाँ जो नहीं था सो। कांटी में 35 केस हैं। मीनापुर में 39 केसेस हैं। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल रिपोर्टिंग कुछ डेंगू के केसेस के हो रहे हैं। कुल कितने ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं? टाउन एरिया से नज़दीक होने की वजह से मुसहरी और कांटी इस जगह से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और उसके बाद नंबर फिर मीनापुर है, मोतीपुर है, सब साइड में। शहरी क्षेत्र में कुल कितने मामले हैं? शहरी क्षेत्र में कुल आपके अर्बन 87, हाँ, लगभग 90 मरीज़ के आसपास हैं वहाँ पर। 87 से 90 के बीच, मतलब 90 मरीज शहरी क्षेत्र लगभग शहरी और 150 शहरी करीब जो है वो मुख्य। बाकी वो जो है विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हैं। रोकथाम को लेकर क्या किया जा रहा है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, हम लोग टेमीफॉस का छिड़काव तो करवा ही रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ से डेंगू के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहाँ पे फॉगिंग लगातार चल रही है। नगर निगम भी अपने स्तर से पूरा फॉगिंग क्षेत्र में करवा रहा है। हम लोग प्रखंड के एरिया में अपना 16 प्रखंड जहाँ जहाँ से केस निकल के आ रहे हैं, फॉगिंग यथावत जारी। 24वें एथलेटिक मीट के 18 वर्षीय ग्रुप में आरबीबीएम कॉलेज को ओवरऑल चैंपियन बनने के उपलक्ष्य में सोमवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य ममता रानी ने सफल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्राचार्य ने बताया कि बगैर किसी विशेष सुविधा और प्रशिक्षण के कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज का नाम रोशन किया है। उन्होंने विश्वविद्यालय से मांग की है कि कॉलेज में एक खेल कोच की व्यवस्था की जाए, जिससे इन खिलाड़ियों को खेल की तैयारी में और सुविधा हो सके। उन्होंने बताया कि एलएस कॉलेज से उन्होंने एक एएमयू किया है, जिससे आरबीबीएम कॉलेज छात्राएं एलएस कॉलेज मैदान में प्रैक्टिस कर सके। वहीं सफल खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय कॉलेज के शिक्षक और प्राचार्य को देते हुए कहा कि और अधिक मेहनत करेंगे और जिले और कॉलेज का नाम बढ़ाएंगे। बहुत खुशी मिली है, पहली बार में भी निकल गया है, इसलिए बहुत खुशी मिली। तैयारियां कैसे हुई, क्योंकि ग्राउंड तो है नहीं, तो खुद से तैयारियां हुई। अभय सर करवाए हम लोग के। अभय सर हम लोग के बहुत ही ज़्यादा हम लोग का मदद करते हैं हम लोग को तैयारी में। तैयारी कहाँ पे करते हैं? एलएस ग्राउंड में।
पढ़ाई के साथ तैयारी हो जाती है। जी, पढ़ाई के साथ क्लास भी अटेंड करते हैं हम लोग, और ये भी अलग से टाइम निकाल के ग्राउंड में जाके हम लोग तैयारी भी करते हैं। मेरा नाम शाहजहाँ परवीन है। मैं बहुत दिन से ही प्रैक्टिस करती हूँ एलएस कॉलेज ग्राउंड में, जो कि अभी हम स्टेट में भी गए हैं तो गोल्ड मेडल वहाँ भी लाए थे, और इस बार भी हम यहाँ स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेले हैं तो उसमें भी गोल्ड मेडल है। और हमको अभय सर भी बहुत आगे के लिए दे कि हम आगे इससे आगे नेशनल और इंटरनेशनल खेल पाएँ। कुल तब तो हमको लगता है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हमारी बच्चियां जाएंगी। इनके पास कोच नहीं है, हमारे कॉलेज के एक शिक्षक इनको गाइड करते हैं। हमारे पास फील्ड नहीं है, खेल के संसाधन उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये लड़कियां प्रैक्टिस कर रही हैं। इससे ये साबित होता है कि टैलेंट है इनमें, और इनको अगर उचित मंच मिले तो ये निस्संदेह हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगी। आगे कॉलेज प्रबंधन इनके लिए क्या कुछ? कॉलेज प्रबंधन ने इनके इस परफॉर्मेंस के लिए इनका सम्मान किया है। इनको हम लोग कैश प्राइजेस देंगे, और अलावे खेल के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जूते चाहिए, ट्रैक सूट चाहिए, ये सब। फिर हम लोगों ने एलएस कॉलेज के साथ एक MOU भी किया है कि उनके खेल मैदान का हम लोग उपयोग करेंगे इनके प्रैक्टिस के लिए। और मैं विश्वविद्यालय से ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर हमें एक कोच वो देते हैं यहाँ पर, तो निस्संदेह हम उनको नेशनल लेवल पर खेल करके। मुजफ्फरपुर के तिरहुत शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के रविनंदन सहाय इंडोर स्टेडियम में सोमवार को रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से राज्य स्तरीय स्केटिंग ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राज्य से 5 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के 650 बच्चों ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को मेडल देकर सम्मानित किया गया और उन्हें RSFI आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में भेजे जाने पर बधाई दी गई। मुख्य रेफरी ओम प्रकाश ने प्रतिभागियों का परिणाम घोषित किया। मुख्य अतिथि के रूप में चेंबर ऑफ कॉमर्स के श्याम सुंदर भीमसेरिया, संयुक्त सचिव मनीष कुमार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कलामुद्दीन, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय दरभंगा ऋषि रमन, बिहार कोऑर्डिनेटर ताहिर जारा, बबीता श्रीवास्तव और कोच राहुल चौरसिया उपस्थित रहे। 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर पूजन को लेकर देश भर में भेजी जा रही अक्षत पूजित कलश को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। जंक्शन पर अक्षत पूजित कलश का हिंदूवादी संगठन के लोगों ने भव्य स्वागत किया और रेलवे स्टेशन से माथे पर लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उनका पूजन किया गया। प्रांतीय मंत्री राजकिशोर सिंह ने कहा कि अयोध्या से पूजन करके देश भर के लिए इसे रवाना किया गया है और मुजफ्फरपुर जिले में भी भेजी गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के पूजन और स्थापित किए जाने के संकल्प को लेकर देश भर में अक्षत भेजी जा रही है और लोगों से उस ऐतिहासिक दिन में शरीक होने के लिए न्योता दिया जा रहा है। मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राहुल ठाकुर, राहुल सिंह, जय सिन्हा, कुणाल सिंह, हेमंत सिंह, वीर कुंवर सिंह, अविनाश झा सहित हिंदू संगठन से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। अपने यहाँ अयोध्या से पूजित अक्षत कलश के साथ आज हम आए हैं और रामलला जी 22 तारीख को पुनः अयोध्या में विराजमान होंगे और ये बहुत ही एक गर्वित होने का समय है। और हमें उस दिन सभी घरों में जैसे राम जी आए थे अपने राज्याभिषेक में तो उस समय दिया जला था, उसी तरह फिर 500 वर्षों के बाद राम जी अपने घर लौट के आ रहे हैं, वो विराजमान हो रहे हैं, तो हम लोग सभी लोग अपने अपने घरों में दिवाली का उत्सव मनाएंगे। अक्षत लाया क्या कुछ उसका कीजिएगा? अक्षत यहाँ आया है, फिर हम सभी जिलों में भेजेंगे और वहाँ से फिर सभी प्रखंडों, पंचायतों और गाँवों तक पहुँचाएंगे और सभी को अक्षत 5 दाना दे करके निमंत्रण देंगे कि अपने गाँवों में, अपने प्रखंडों में जहाँ भी मंदिर हो वहाँ पर सभी समाज को एकत्रित करके 22 तारीख को बड़ा सा टीवी या पर्दा लगा करके सभी को पूरे दिन दिखाना और देखना और सबको इसके लिए निमंत्रण देना अक्षत के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। कितना खुशी है, पहले टेंट में मंदिर बन गया भव्य। ये खुशी राम राज्य की खुशी, राम जी के आने की खुशी ये अनंत है, इसकी
इसकी समीक्षा करना मुश्किल है। भाव विह्वल का समय है। हमारे राम जी अयोध्या आ रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि अब हमारा देश राम राज की ओर बढ़ रहा है। लग रहा है कि राम राज आ जाएगा। पूर्ण विश्वास और विश्वास है। जब राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, राम जी अब फिर से विराजमान हो सकते हैं, तो निश्चित राम राज की कल्पना करते हैं। यहाँ राम जन्मभूमि से पूजित अक्षत मुजफ्फरपुर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हाथों में समर्पित हुआ। हमारे प्रांत मंत्री श्री राजकिशोर जी के हाथों में समर्पित हुआ और उन्होंने मुजफ्फरपुर वासियों को रामलला जी का साक्षात स्वरूप प्रसाद अक्षत के माध्यम से प्रदान किया और आह्वान किया कि जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते हैं और जहां पर विराजमान है वहीं पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वपरिवार रामलला सरकार के बाल स्वरूप का ध्यान करते हुए वह विग्रह का स्थापित होता हुआ चर्चा देखे। टीवी पर हो, पर्दा पर हो, ऐसी खुशी न कभी मिली है न मिलेगी। यह राम जन्मभूमि का प्रसाद हम लोगों को मिला। करोड़ों हिंदुओं का यह सपना था कि हम अयोध्या में एक रामलला का मंदिर देखें जो साकार होने जा रहा है। और 22 जनवरी को हम पूरे भारत के पूरे बिहार वासियों को सभी से आह्वान करते हैं कि अयोध्या के उस रामलला का नए जो मंदिर में जहाँ वहाँ उनका स्थापित होगा, आने का नहीं आ सकते हैं तो अपने घर बैठकर भी टीवी पर देख करके मंदिरों में स्क्रीन लगा कर देखें। और यह छत घर घर हिंदुओं के जाने वाला है और मैं बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है। जय श्री राम। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सोमवार को विशेष कोर्ट में सीबीआई के एएसपी सुनील सिंह रावत की गवाही दर्ज हुई। एसपी ने जांच के दौरान आरोपित लड्डन मियां से नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी जांच कराने की सहमति मांगी थी, जिसे लड्डन मियां ने ठुकरा दिया। गवाही के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने एएसपी को सवालों में उलझाने का प्रयास किया। राजदेव रंजन हत्याकांड में लगातार सीबीआई की ओर से गवाह पेश किए जा रहे हैं। अभियोजन साक्ष्य के बिंदु पर सुनवाई हो रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि 99 गवाहों में से आज तक 69 गवाहों को सीबीआई न्यायालय में पेश कर चुकी है। हालांकि इसमें कई गवाह पक्षद्रोही भी साबित हो चुके हैं। आपको बता दें कि 13 मई 2016 को सिवान के स्टेशन रोड में बाइक सवार अपराधियों ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी थी। मामले की जांच सीबीआई ने की है। इसमें पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी संलिप्तता सामने आई थी। सीबीआई ने पूर्व सांसद के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो चुकी है। मामले में लड्डन मियां सहित अन्य आरोपितों पर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। देखिए, वो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी थे इस केस के। यह घटना 2016 की है, 13 मई 2016। और जो विटनेस का लिस्ट ऑफ कैलेंडर जो आया था उसमें 99 विटनेस की बात प्रोसिक्यूशन की तरफ से कही गई थी, सीबीआई की तरफ से कही गई थी। आज 69 विटनेस एग्जामिन हो गए हैं और 69 विटनेस के रूप में एडिशनल एसपी कलकत्ता सुनील सिंह रावत की गवाही हुई है और हमने उनका जिरह भी किया है। चूँकि चार्जशीट इन्हीं के द्वारा दाखिल किया गया था, इसलिए विस्तृत रूप में इनकी गवाही हुई और जिरह भी हुई है। आज का जो स्टेज है, इतने लंबे समय के बाद सीबीआई ने अपनी गवाही बंद कर दी है, यानी प्रोसिक्यूशन का एविडेंस क्लोज हो गया है। अब स्टेज जो है बदलेगा, आगे की कार्रवाई होगी। अब आगे इसमें क्या कुछ होगा? आगे स्टेटमेंट होगा और जो डिफेंस, जो बचाव पक्ष की ओर से जो विटनेस एग्जामिन करने होंगे वो आवेंगे, डॉक्यूमेंट्स आएगा, सारी बातें आएंगी न्यायालय के समक्ष। कोर्ट के में जब बहस हुई है, बहस में क्या कुछ बातें रखी गई हैं? कोर्ट में जो बहस हुई है उसमें स्पष्ट रूप से मैंने रखा है कि जो भी अनुसंधान हुआ है वो डिफेक्टिव है, दिशाविहीन है। चूँकि सिवान में जिस जगह यह घटना की बात कही जाती है और हिंदुस्तान का जो कार्यालय है हिंदी दैनिक का, उसके बीच कम से कम 25 जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन सीसीटीवी की कहीं भी कोई बात नहीं आई है। कोई भी सीसीटीवी फुटेज की बात न्यायालय के समक्ष नहीं आई है। जितनी भी बातें आई है ये
राजनीतिक रूप से जो है विद्वेष के कारण जो है ये घटना में इन अभियुक्तों को फंसाया गया है। मेरा यही कहना है और मेरा सबमिशन भी न्यायालय के समक्ष यही होगा। फिर आपको लगता है अभी तक जो सीबीआई की जांच रिपोर्ट आई है वो सही है, क्योंकि इसमें गवाह को ही मरा हुआ दिखा दिया जाता है और कभी कुछ देखिए ये तो प्रेजेंटेशन दिख रही है। देखिए विचित्र स्थिति है, एक एग्जाम्पल नहीं है, दो एग्जाम्पल है। न्यायालय के समक्ष हमने इस बात को भी रखा है कि जिसकी गवाही हो गई है सीबीआई प्रेशराइज करके पुनः उसको लाया है कि आप इस ढंग से गवाही दे दो। इस तरह की घटना हुई है। बादामी देवी के मामले में तो सर्वविदित है, ये हिंदुस्तान का फर्स्ट केस होगा जो कि सीबीआई किसी जीवित व्यक्ति को, जो कि सीबीआई का ही गवाह था, उसका डेथ वेरिफिकेशन रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दिया जाए और उसको मरा हुआ घोषित कर दिया जाए, जबकि बादामी देवी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई थी। ये जानकारी आप लोगों को है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 15 में किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में कुछ लोगों ने बाधा डालने का प्रयास किया है। सोमवार को उन लोगों के खिलाफ वार्ड के ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसकी सूचना पर नगर परिषद के उप सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन, पार्षद पति मोहम्मद खलील सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। ग्रामीण मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद नियामुद्दीन, मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद जुनाब अली और मुन्ना मास्टर समेत अन्य लोगों का कहना है कि वार्ड 15 के पार्षद के ससुर मोहम्मद मतलूब और कई अन्य लोग मिलकर निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। वहीं नगर परिषद के उप सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन ने कहा कि नगर परिषद की ओर से सड़क का निर्माण हो रहा है, जनहित में काम हो रहा है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। वहीं वार्ड 15 के पार्षद के ससुर मोहम्मद मतलूब का कहना है कि नगर परिषद के उप सभापति को कार्य कराने का अधिकार नहीं है, जबकि उप सभापति का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत पर काम करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी वार्ड पार्षद विकास कार्य में पक्षपात करेंगे तो वहां नगर के सभापति की तरफ से काम होगा। जब ये रोड बनने के कगार पर आया, तो उन्होंने बोला है कि नहीं, ये रोड हम बनने नहीं देंगे। क्या बोले? वो हमारे मतलब साहब जो, हाँ जी, हम लोग थे वहाँ पर, लेकिन उसका जवाब हम लोग नहीं दिए, क्योंकि हम लोग को रोड चाहिए। काफ़ी दिनों से ये जर्जर पड़ा हुआ था, कई लोग का गोड़ हाथ टूट गया यहाँ पर गिर करके, लेकिन हम लोग के 6 महीना तक उनके पास दौड़े, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग वोट ही नहीं दिए तो हम कहाँ से बनाएंगे आपका, वैसे बने हाँ नहीं बना पाएंगे हम। लेकिन जब हम हमारे उप सभापति के पास दौड़े हैं तो वो आ करके ये अपने ये से अपने बना रहे हैं, ये तब जब ये बना रहे हैं तो आ करके वो बाधा डाल रहे हैं, और लग रहा था कि यहाँ कोई दबंगई करने आया है। ये रोड बन रहा है, नगर परिषद के द्वारा बन रहा है। ये रोड 20 साल से वंचित था और 20 साल से यहाँ पे बहुत लोग वार्ड में जीते, मुखिया में जीते, नहीं ध्यान दिए, नहीं बन पाया किसी कारणवश, तो हम लोग इसको बनवा रहे हैं। ये बाधा जो उत्पन्न कर रहे हैं ये तो अच्छी बात नहीं है। एक विकास का कार्य हो रहा है और ये सबों को खुशी हो रही है कि इतने दिनों से ये जर्जर हालत में सड़क थी, आज ये बन रही है, तो हम लोग सब आदमी खुश हैं। लेकिन जो भी बाधा डाल रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा इस रोड से। ऐसा नहीं है कि उनको नुकसान होने वाला है, उनको भी बेनिफिट होने वाला है, लेकिन बाधा डाल रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है कि विकास में बाधा ना डालें। बाधा डालते देखे हैं आप लोग? जी, हमने देखा। क्या लोग आए थे? बहुत लोग आए हुए थे, अब कितने के नाम बताएंगे। ये गलती अलाउद्दीन साहब का, शायद उनको पता नहीं है। वार्ड पार्षद के क्षेत्र में दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, शायद उनको मालूम नहीं है, यानी वो कानून को उल्लंघन करके आए। मेरे उसमें कोई सहमत नहीं है और ज़बरदस्ती रात में कहीं बालू गिट्टी गिरता है, बहुत दुख की बात होती है। हम काम करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। क्यों कि अच्छा काम होगा तो ज़्यादा नहीं टिकाऊ होगा, जो जैसे तैसे काम करा देगा वो ठीक नहीं होगा। हम इस ख्याल में रहते हैं। मुजफ्फरपुर के करीब स्थान मंदिर से सटे आभूषण शोरूम श्री लक्ष्मी अलंकार का सोमवार को भव्य उद्घाटन हुआ। शोरूम के रिनोवेशन पर खास लोगों के साथ आम लोगों की भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शोरूम के प्रोप्राइटर संजय कुमार की बेटी संजना सोनी और उनकी पत्नी ने फीता काटकर श्री लक्ष्मी अलंकार का शुभारंभ किया। श्री लक्ष्मी अलंकार में त्योहारों पर खरीदारी के लिए हीरे, सोने और चांदी के गहनों के साथ अन्य आभूषणों के मेकिंग चार्ज पर 10% तक छूट दी जा रही है। शोरूम के प्रोप्राइटर संजय जी काटीवाले ने बताया कि इस शोरूम में सोने, चांदी एवं हीरे की हार कई रेंज में ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है। बता दें कि श्री लक्ष्मी अलंकार शोरूम
शहर का काफ़ी पुराना शोरूम है। अपनी विश्वसनीयता पर खरे उतरने के चलते वह ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। मुजफ्फरपुर ही नहीं, आसपास के जिले के ग्राहक भी यहां से अपनी मनपसंद ज्वेलरी की खरीदारी करते आ रहे हैं। आज हमारे दुकान श्री लक्ष्मी अलंकार का रीओपनिंग हुआ है। ये 25 सालों से यहाँ पे, पर हमने इसको दोबारा रेनोवेट करा के कस्टमर्स के लिए और अच्छे से इसको उनके लिए जैसे उनको अच्छा लगे सुविधा नया लेकर आए हैं। हमारे दुकान में डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी सारे उपलब्ध है। स्पेशली वेडिंग सीज़न को देखते हुए वेडिंग कलेक्शन अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छे आए हैं और चेन की बहुत वैरायटीज़ आई है। तो हम सभी से बोलेंगे कि एक बार आप आइए और देखिए ज़रूर। हमारे यहाँ मार्केट से कम रेट है और मेकिंग चार्जेस भी हमारे यहाँ बहुत कम है। तो आप सभी हमारे यहाँ ज़रूर आके एक बार हमारा कलेक्शन देखें, फिर जैसा आपको लगे फिर आप आगे कीजिए। क्या सुविधा रहेगी? हमारे यहाँ अभी EMI पे हमारे यहाँ ज्वेलरी दे रहे हैं और किटी भी शुरू की गई है। 12 महीने में से 11 महीने की आप देंगे किस्त और 12वें महीने की हम देकर फिर हम आपको वो देंगे। तो इसमें हमारे यहाँ भी और भी आए हैं ऑफर्स। आप आइए फिर आप देखिए। और हमारा एड्रेस है श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के जस्ट बगल में। मेरी दुकान श्री लक्ष्मी अलंकार संजय जी काटी वाले के लोग से जो लोग जानते हैं। मेरी दुकान प्रतिष्ठान 25 साल पुरानी है। 25 साल से लोगों का सेवा करते आए हैं और हमेशा लोगों की शुद्धता के साथ हर कसौटी पे खरे उतरे हैं। लोगों का विश्वास इतना मिला कि हमने अपने दुकान को एक बड़ा सा आउटलेट बनाया है जिसमें रिटेल की सारे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और सारे ढंग की हल्के से लेके भारी तक की ज्वेलरी मेरे पास उपलब्ध है। खास करके वेडिंग के लिए बहुत अच्छे कलेक्शन मेरे पास नए आए हैं। और आज हमारा ग्रैंड ओपनिंग है। इस ग्रैंड ओपनिंग में सब लोग आए हैं और सब लोगों का प्यार स्नेह बड़ा मधुर मिल रहा है। और इस ग्रैंड ओपनिंग के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपने कस्टमर के लिए हम अपनी ज्वेलरी, मेरे जेवर शुद्ध भी और सुरक्षित भी, मतलब हर ज्वेलरी के साथ 1 साल का इंश्योरेंस फ्री दे रहे हैं। दूसरा, एक हमने किट्टी सुविधा किया है जिसमें कि लोग अपने छोटी रकम को मेरे यहाँ जमा करके अगर 11 किस्त जमा करते हैं तो 12वां किस्त हम भरेंगे और उनको 12वें महीने में उनके रकम से 1 किस्त ज़्यादा का सामान दिया जाएगा। तीसरा, हमारी शुद्धता ही पहचान है। चौथा, हमारे ज्वेलरी में कोई कटौती नहीं होती है। अगर कोई कस्टमर हमारी ज्वेलरी को बदलने आते हैं तो उनका कोई भी पैसा नहीं कटता है। चूँकि कस्टमर के बड़े मेहनत का पैसा होता है, उसको अच्छा सामान मिलना चाहिए। हमारे यहाँ 22 कैरेट और 18 कैरेट और डायमंड ज्वेलरी का भरपूर रेंज उपलब्ध है। अच्छा, धनतेरस आ रहा है, उसमें क्या कुछ मिलेगा? जो अभी से ऑफर मेरा चल रहा है, यह ऑफर धनतेरस तक, दीपावली तक कंटिन्यू रहेगा और लोगों का प्रेम मिलता रहेगा। अच्छा, EMI की सुविधा होगी जो EMI में? जी, हमने EMI पे रखा है। जिन लोगों को ज्वेलरी चाहिए होगा उनको EMI पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग एक बार ज्वेलरी ले सकते हैं और धीरे धीरे किस्तों में अपना भुगतान कर सकते हैं। लोकेशन बता दीजिए। मेरा दुकान हो गया गरीब स्थान मंदिर से सटे पश्चिम, श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी काटी वाले। बिहार छात्र संघ की ओर से सोमवार को बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, कुल सचिव संजय कुमार और छात्र कल्याण के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। स्नातक सत्र 22-23 प्रथम वर्ष के पेंडिंग परीक्षा परिणाम सुधारने की मांग की गई। साथ ही सत्र 20-23 के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का परिणाम पेंडिंग करने की शिकायत की गई। ज्ञापन में PhD एडमिशन टेस्ट के परिणाम में हुई गड़बड़ी की जांच समेत अन्य मुद्दे शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल में बिहार छात्र संघ अध्यक्ष गौतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निखिल कुमार, जिला अध्यक्ष राजा बाबू, विश्वविद्यालय अध्यक्ष तैयब खान समेत कई अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। आज हम लोग बिहार छात्र संघ की टीम कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और DSW महोदय से मिलकर कई मुद्दों पर एप्लीकेशन देने का काम किया है। जैसे कि 2 दिन पहले रिजल्ट आया था 22-23 सेशन पार्ट 1 का, उसमें बहुत सारे छात्रों को मतलब जो प्रैक्टिकल है ना उसमें नंबर ही नहीं चढ़ाया गया, जिसमें कि आपको मोतिहारी हो गया, वैशाली हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर के बहुत सारे कॉलेज है जिसमें प्रैक्टिकल का नंबर ही नहीं चढ़ाया है बहुत सारे बच्चों का। तो उसका जल्द से जल्द रिजल्ट सुधार किया जाए। उसके बाद है आपको 20-23 सेशन पार्ट 3 का, उसमें बहुत सारे हज़ारों छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया, उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। उसके बाद पैट में जो रिजल्ट आया है पैट का, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, उस पर जाँच कमेटी बैठाया जाए। और एक शहीद प्रमोद महाविद्यालय है जो कि हमेशा छात्रों से अवैध वसूली करती है, नहीं तो डराती है कि पैसा नहीं देने पे उसका नंबर काट लिया जाएगा और काटा भी गया है।
उसको लेकर, और जो लॉ का एग्ज़ाम हुआ है, जो पहली बार लॉ का एग्ज़ाम कनेक्ट करवाया है बिहार विश्वविद्यालय, उसमें एसकेजे लॉ कॉलेज अपने मन से, अपने मनमानी करके अपना एग्ज़ाम खुद ले लिया है और सीट फुल कर दिया गया है। उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इन सभी मांगों को लेकर हम लोगों ने कुलपति जी को ज्ञापन सौंपा है। कुलपति जी ने कहा है कि बहुत जल्द 7 दिनों के अंदर ये जो रिजल्ट वाला जो मामला है पार्ट 3 का, पार्ट 1 का, वो क्लियर कर दिया जाएगा, सभी बच्चों का निदान किया जाएगा और ये जो मामला है बीएड कॉलेज का और एसकेजे कॉलेज पे, उस पर कार्रवाई की जा रही है जाँच कमेटी। 7 दिनों का अंदर इन सभी मांग पूरा नहीं किया गया है, इन हजारों छात्रों का प्रॉब्लम का निदान नहीं किया गया, तो बिहार छात्र संघ आंदोलन करेगी, चरणबद्ध आंदोलन करेगी। ये हमेशा का नीति विश्वविद्यालय का बन गया है कि जब भी रिजल्ट आया है हजारों छात्रों का, लाखों छात्रों का पेंडिंग प्रमोटेड कर ही दिया जाता है ताकि अवैध वसूली कर सके, अवैध दलाली कर सके, छात्र छात्राओं का चप्पल खियाए विश्वविद्यालय दौड़ के, वहाँ काम ना हो तो मजबूरी में वो दलाल से संपर्क करे, पैसा दे और तब जाकर उनका रिजल्ट सही हो। एक कदापि होने नहीं देंगे जब तक बिहार छात्र संघ है। हम लोग मांग करते हैं 7 दिनों के अंदर, एकदम अल्टीमेटम है, चेतावनी है विश्वविद्यालय को कि ये पार्ट 1 और पार्ट 3 का जो रिजल्ट में गड़बड़ी है वो सही कर ही दीजिए, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए विश्वविद्यालय तैयार है और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।